हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो ठीक है, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव, शत्रु और दोस्त। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिजीज के ऊपर, यानी प्लांट्स में भी सूक्ष्म जीव जो हैं वो लग जाते हैं, यानी कि डिजीज करते हैं, बीमारियां करते हैं। जी हाँ, हमारे अंदर तो हमने पढ़ लिया था कि एनिमल्स में क्या क्या डिजीज होती हैं, जैसे टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ। अब हम प्लांट्स के ऊपर आते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं क्या उनको बीमारियां लगती हैं? जी हाँ, उनको भी बीमारी लगती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो चावल है, गेहूं है, पोटैटो है, शुगर केन है, एप्पल है, ऑरेंज है, इन सब के अंदर भी बीमारियां लगती हैं। और आपने बकायदा कभी कभी देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो सड़ जाती हैं, या उन पर धब्बे आ जाते हैं, या जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन पे स्पॉट्स आ जाते हैं और अंदर से कई बार वो खराब निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये बीमारियां ही तो हैं जो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स करते हैं। अब इससे होता क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीव जब किसी प्लांट में जाएगा, उसे बीमार करेगा, तो वो अपनी ईल्ड यानी कि प्रोडक्शन अच्छी नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारा जो पेड़ पौधे हैं उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम, यानी कि ईल्ड पावर क्या हो जाएगी? कम। बीमार आदमी और या पौधा एक तरीके से अपनी पावर शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाते हैं, प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाती। तो याद रखिए, केमिकल्स इसमें इलाज है कि अगर आपको कोई भी प्लांट को बचाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, जिसके तौर पे इनके स्प्रे से क्या होगा? तुरंत बैक्टीरिया या कोई वायरस है तो वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सोल्यूशन है जो बहुत पहले से ही होता आ रहा है। अब हम यहाँ पे इस चार्ट में क्या देखेंगे? इस चार्ट में हमें दिखाई दे रही हैं कुछ बीमारियां जो प्लांट्स को लगती हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, बहुत ही फेमस बीमारी है, हायर क्लास के अंदर भी इसके बारे में बात आती है। तो सिट्रस कैंकर जो है ये एक टाइप से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है एयर मीडियम के थ्रू, यानी कि इसमें ट्रांसफर ऑफ मीडियम क्या है? हवा, वायु। ठीक है, तो एयर मीडियम के थ्रू किसी भी प्लांट पे जा सकता है। और प्लांट कौन सा होगा? जैसे कि नींबू, सिट्रस नाम आया है तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? नींबू, यानी कि लेमन। तो लेमन के अंदर ही देखिए आप, इसके ऊपर की तरफ ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नींबू को खराब करने वाली कंडीशन है बैक्टीरिया की, जो आपको नींबू इस तरीके से दिखाई देगा, लेमन इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस बीमारी का नाम क्या है? सिट्रस कैंकर बच्चों। अब हम बात करेंगे रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि जो गेहूं होता है, गेहूं की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां बेटा देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी प्लांट की जो लीफ होती है ना, उस लीफ को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीफ जो है वो फूड बनाती है, और फूड बनाती है तो उससे फिर अनाज बनेगा प्लांट के अंदर। तो याद रखिए, यहाँ पे गेहूं की पत्ती को खतरा है, यानी कि रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं पे जो वायरस है वो लग जाता है। और ये वायरस कैसे आया? या तो वायु यानी एयर से आया, या कई बार कुछ ऐसे सीड्स होते हैं वायरस के जो पहुंच जाते हैं इस प्लांट पे। ठीक है, जिससे इस प्लांट के अंदर क्या आ जाती है? बीमारी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी यानी ओकरा। जी हाँ, भिंडी को लेडी फिंगर तो कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन साइंटिफिकली इसका नाम ओकरा भी है। ठीक है, तो हमें एक नई चीज पता चली, ओकरा, यानी भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। अब भिंडी में होने वाली बीमारी क्या है बच्चों? देखिए, यहाँ पर भी हम लीफ के बारे में ही बात करेंगे, पत्ती के बारे में ही बात करेंगे। जो आपको यहाँ पे भिंडी की लीफ दिखाई दे रही है ना बच्चों, इसमें ये देखिए, ये इसकी वेन्स है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है? ये इसकी वेन्स है। ठीक है, जैसे नसें होती है ना, नसें दिखती हैं, तो ये लीफ के क्या है? वेन्स है। आपने देखा होगा बकायदा, कभी भी आप लीफ का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें ये तो मिडरिप होती है, और ये जो निकल रही है, जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये इन्हें वेन्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं, अब इसके बारे में हम ये मानते हैं कि इनमें फंगस लग जाती है। ठीक है, ये जो लेडी फिंगर की लीव्स है, इनके अंदर क्या लग गई? फंगस। ठीक है, फंगल अटैक हो गया। फंगल अटैक कैसे हुआ? फंगस कैसे आई? किसी इंसेक्ट के मीडियम के थ्रू आ गई। ठीक है, यानी कि इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट। तो कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा आया जिसके ऊपर फंगस लगा हुआ था, और वो फंगस फिर उस लेडी फिंगर पे ट्रांसफर यानी ओकरा पे ट्रांसफर हो गया। अब हम ये मानते हैं, तो इसमें सिम्टम क्या आएगा? इसमें सिम्टम ये आएगा कि जो ये वेन्स है कैसे कलर की दिखाई देंगी? पीले कलर की। किस कलर की दिखाई देंगी? येलो कलर की दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर। अब तो इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, जिसके अंदर हम बात करेंगे खाद्य संरक्षण यानी कि उपचारों की, यानी कि किस तरीके से आप फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। यानी कि अभी तक हम बात कर रहे थे बच्चों, पेड़ पौधों के अंदर बीमारियां हुई,
पेड़ पौधों में जब बीमारी हुई है, किसी प्लांट बीमारी हुई है, तो अब इसका समाधान भी आपको खोजना पड़ेगा। समाधान में हमने एक बार तो नाम दे दिया है केमिकल्स का, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक भी वही आया है, केमिकल मेथड। तो आप अब मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम केमिकल्स तो बहुत टाइप के होते हैं, हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल करें प्लांट पे। तो बेटा एक बात ये है कि सबसे फेमस है डीडीटी, ठीक है। डीडीटी नाम का एक केमिकल आता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो रसायन के अंदर हम यहाँ पे केमिकल्स में कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें डीडीटी एग्जाम्पल आता है, ये मार्केट में मिलता है, इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इंसेक्ट या बैक्टीरिया या वायरस जो है वो किल हो सकते हैं। और इनकी अलग अलग वैरायटियां भी आती हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्लांट से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर हम बात करें एक तरीके से, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक तरीके से दूसरे मेथड के अंदर कि अगर प्लांट से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं अचार की, ठीक है। अचार अगर किसी ने बनाया है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, नमक, ठीक है। नमक को आपने देखा होगा बरनी के अंदर जब हम अचार तैयार करते हैं तो मम्मियाँ क्या करती हैं, अचार में नमक डालती हैं, तेल डालती हैं, तो ये क्या है, एक अच्छे गुड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तेल और सिरका और साधारण नमक भी क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। आपने देखा होगा सब्जियों में भी नमक डाला जाता है, टेस्ट भी अच्छा बढ़ाता है, साथ में एक अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है। तो आपको पहले पता था नहीं, सिर्फ ये पता था कि नमक खाने में अच्छा लगता है, सब्जी में नमक का स्वाद होता है और हमें ये टेस्ट में अच्छा लगता है, इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पहली बार पता चला यहाँ पे कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम कर सकता है, संरक्षण की तरह भी काम कर सकता है। आप एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे मछली की, यानी कि फिश की। फिश को प्रिजर्व करके रखना है ना, उसे सड़ने से बचाना है, तो उसके ऊपर नमक लपेट दो, ठीक है। तो याद रखिए जो फिश है उसके ऊपर अगर आपने नमक की पूरी कोटिंग कर दी है तो फिश जल्दी सड़ेगी नहीं। बहुत पहले पहले एक तरीके से हम बात कर सकते हैं, पुराने जमाने में एक मेथड होता था लाशों को जल्दी गलाने के लिए या ऐसे कुछ के लिए, ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती थी एज अ नमक के तौर पे, प्रिजर्वेटिव के तौर पे। अब हम एक और बात करेंगे, आपने देखी होंगी जैम्स, ठीक है। कुछ मीठी मीठी चीजें जो मम्मियाँ घर में बनाती हैं स्टोर करने के तौर पे, जैम्स बनाती हैं कुछ मम्मियाँ। तो जैम्स के अंदर क्या डलती है बच्चों, शुगर डलती है, ठीक है। शुगर डली, अब चीनी जब डली है तो चीनी भी एक अच्छी प्रिजर्वेटिव है भाई। तो आप याद रखिए चीनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती, चीनी क्या करती है, अच्छी प्रिजर्वेटिव भी है, जो आपके लिए एक तरीके से खाद्य संरक्षण का काम करेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास गर्म और ठंडा वाला उपचार है, यानी कि आप देखिए फ्रिज में आप चीजें रख देते हैं, कोई भी चीज जो बनी है वो आपने फ्रिज में रख दी उठा के, ठीक है। मम्मियाँ बोलती है भाई जल्दी से सब्जी को फ्रिज में रख दो वरना खराब हो जाएगी बाहर। तो बेटा होता क्या है, आप एक बात कॉमन सेंस के तौर पे सोचिए, जो बाहर आपका टेम्परेचर है वो तो बहुत ही गर्म है, ठीक है। गर्मी में जल्दी ही कोई भी सब्जी या रोटी जो होती है जो आपने बनाई है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो बाहर चीजें होती है ना उस पर सूक्ष्म जीव अटैक बहुत जल्दी करता है गर्मी के टाइम पे। लेकिन फ्रिज में अगर कोई चीज गई तो फ्रिज में क्या है, बहुत ही लो टेम्परेचर है, ठंड वाला टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चीज को जल्दी नहीं सड़ा पाएगा, यानी खराब नहीं कर पाएगा। तो फ्रिज यानी लो टेम्परेचर भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके खाद्य संरक्षण के लिए, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए। एक और अच्छी सी बात बताती हूँ मैं कि कुछ होते हैं चीजें जो गर्मी में अगर आप किसी चीज को धूप दे दो, आपने देखा होगा कि अभी सर्दी आएंगी, धूप देने के लिए कपड़े बाहर निकलेंगे, क्यों, क्योंकि धूप भी जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ठीक है। इसलिए कुछ प्लांट होते हैं या कुछ पत्तियां होती है जिनको सुखाया जाता है, धूप में गर्मी दी जाती है ताकि वो सूख जाएंगी ना, उनका पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा, तो धूप की वजह से सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे और फिर वो प्रिजर्वेटिव की तरह खाना आपका स्टोर हो सकता है। तो ये सारे चीजें क्या है, आपके खाद्य संरक्षण के अंदर आती हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पैस्चुरीकरण यानी कि पैस्चराइजेशन की, जिसका मतलब क्या होता है भाई, दूध उबलते हुए सबने देखा है, ठीक है। जब दूध उबलता है तो हम ये मानते हैं कि 30 सेकंड के तौर पे हम 70 डिग्री तक उसको अच्छे से उबाल लेते हैं, ठीक है। दूध उबला, ठीक है, और उसके बाद हमने 70 डिग्री तक उसको मैक्सिमम उबाल दिया। अब जब वो अच्छे से उबल गया है तो हम तुरंत ही इसके बाद क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि दूध को बाहर नहीं रखना है, उसको थोड़ी देर बाद फ्रिज में रख देना है, कोल्ड टेम्परेचर में रख देना है। तो ये भी एक अच्छा चीज है जिसमें आप देखते हैं कि पहले तो गर्म किया और फिर उसे कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया, फ्रिज में स्टोर कर दिया, ताकि ये खराब नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं करेंगे। इसे कहते हैं पैस्चराइजेशन, जिसमें हम इसकी एक डेफिनेशन मार लेते हैं यहाँ पे फटाफट से कि दूध को 30 सेकंड के लिए लगभग 70 डिग्री तक
गर्म करने और फिर रोगाणु के विकास को रोकने के लिए अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को पैस्चुरीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पैस्चर ने की थी बच्चों, ठीक है, लुईस पैस्चर ने की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे स्टोरेज एंड पैकेजिंग की। बिल्कुल सही, मार्केट में जो भी आपको मटेरियल मिलते हैं वो स्टोर्ड मटेरियल, वो पैकेजिंग मटेरियल, उनके अंदर जो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, आप याद रखिए ये सब क्या है? अच्छे प्रिजर्वेटिव्स की तरफ है। आप कोई भी मटर खरीदते हैं, कोई भी अचार की बरनी खरीदते हैं, या फिर आपके घर में कोई अचार है या फिर कोई जैम है, कोई भी चीज है, वो अच्छे से टाइटली पैक होती है, ठीक है। मम्मी भी उसको बोलती है कि अच्छे से उसको टाइट पैक करके रखो। क्यों? ताकि वो अगर अच्छे से स्टोर रहेगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी रहेगी तो वो लंबा चलेगा, ठीक है। तो हम यहीं पे देख रहे हैं कि कंटेनर होते हैं, टाइट कंटेनर होते हैं, जिनमें भोजन क्या रहता है? संग्रहित रहता है, स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी आपने अभी पढ़ी, अब एक बार फटाफट से इधर नजर मार लेते हैं हम यहाँ पे फोटोग्राफ में। जो अभी हमने पढ़ा है, ऑयल और विनेगर जो है इस बर्नी के अंदर काम आ रहा है, एक तरीके से प्रिजर्वेटिव की तरह। यहाँ पे हमारे पास एयर टाइट कंटेनर है ताकि स्टोरेज अच्छा हो, पैकेजिंग अच्छी हो और लंबे टाइम तक वो चले। कोल्ड ट्रीटमेंट में मैंने बताया फ्रिज के अंदर रखा जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव उस पर अटैक ना करे। हीट ट्रीटमेंट में अगर आप किसी चीज को गर्म करते रहते हैं बार बार तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और कॉमन सॉल्ट मेथड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो फिश है उसके ऊपर कोटिंग हो रही है नमक की ताकि अच्छा ये प्रिजर्व रहे। और कुछ जगह पे शुगर भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है। तो हमने यहाँ पे सब चीज नोट करी। अब हमारा जो टॉपिक है लास्ट वो है नाइट्रोजन साइकिल। तो फटाफट से एक बार इस डायग्राम को स्टडी करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज है। बच्चों देखो, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है, हवा में ये नाइट्रोजन गैस है। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसके पास है लीफ, ट्री के पास या प्लांट के पास क्या लीफ है, लेकिन लीफ में स्टोमेटा भी है। स्टोमेटा खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस एंटर नहीं हो सकती स्टोमेटा से। तो करना क्या है? प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन कैसे लेगा वो नाइट्रोजन? तो वही पूरी साइकिल आप इसमें जरा स्टडी करिए फटाफट से। इसमें देखिए, ये नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में है, दिख रहा है आपको? एटमॉस्फेयर में है। अब इस नाइट्रोजन को दो तरीकों से फिक्स किया जाएगा, यानी कि जमीन में लाया जाएगा, सॉइल के अंदर लाया जाएगा। और वो कैसे? ये देखो, सबसे पहले तो मैं एक नाम लिख रही हूं यहाँ पे, राइजोबियम, ठीक है। साइंस में बहुत ही फेमस नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीवाणु है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है क्योंकि ये मिलता कहाँ है? सॉइल के अंदर, ठीक है। तो अब होता क्या है सुनिए, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर का, वो किसी तरीके से सॉइल के अंदर चला गया। कैसे चला गया? या तो थंडरिंग हुई होगी, यानी बादल गरजे होंगे, पानी वानी की रिएक्शन हुई होगी, तो नाइट्रोजन और वाटर रिएक्ट करके सॉइल के अंदर चले जाते हैं रेन वाटर के थ्रू, ठीक है। या फिर बिजली कड़कती है तब भी नाइट्रोजन एंटर हो जाता है कई बार सॉइल में। तो यहाँ पर हमारे पास सॉइल में क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया है। लेकिन उस नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया है अपना, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। ये राइजोबियम प्लांट के अंदर एंटर करवा देता है भाई, ठीक है, क्योंकि प्लांट की जड़ें भी डायरेक्ट नहीं ले सकती नाइट्रोजन। कौन हेल्प करेगा इसमें? राइजोबियम की भाई तू आ गया है, ठीक है, अब तू प्लांट में जा, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ आया? सॉइल में। सॉइल के अंदर प्लांट में किसमें भेजा? प्लांट में भेजने के लिए कौन था अपने पास? राइजोबियम। अब राइजोबियम ने प्लांट के अंदर भेज दिया है क्या? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन करेगा क्या? ये नाइट्रोजन प्लांट के अंदर जाकर क्या बनाएगा? पी फॉर प्रोटीन। क्या बनाएगा? पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में जाके राइजोबियम की हेल्प से प्लांट में जाता है, प्लांट फिर क्या बनाता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के बाद क्या होगा? एक बात और सुनिए, यहाँ पे एक चीज मैं और बीच में बता देती हूँ कि नाइट्रोजन जो है, जो सॉइल में आया, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था? अमोनिया, NH3। NH3 प्लांट में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन भी होगा। नाइट्रिफिकेशन का मतलब है इस अमोनिया का हाइड्रोजन हटाया जाएगा और क्या जोड़ा जाएगा? ऑक्सीजन। क्या जोड़ा जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये बात आप ध्यान रखिए बच्चों, सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसके हाइड्रोजन को हटाएगा और ऑक्सीजन लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, NO2 या NO3 बन गया। H हटते ही क्या हो गया? NO2 या फिर NO3 बन गया। इस फॉर्म में ही ये प्लांट में जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर मैं कभी क्वेश्चन पूछूं आपसे तो आप क्या आंसर देंगे इसमें कि मैम ने क्या पूछा
नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में प्लांट में गया, हाइड्रोजन के साथ गया या ऑक्सीजन के साथ गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ गया मैम। पहले तो हाइड्रोजन था इसके साथ, लेकिन इसको रिमूव किसने किया, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया ने रिमूव किया, और कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं जो इसको रिमूव करवाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन हटा तो कौन आ गया इसमें, ऑक्सीजन आ गया। N और O दोनों मिलकर NO2 बना सकते हैं या NO3 बना सकते हैं, यानी नाइट्राइट या नाइट्रेट। इस फॉर्म में ही प्लांट के अंदर ये जाएंगे और फिर क्या बनेगा आपका, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे बहुत डीपली बात थी, तो ये क्लियर हो गया। अब प्लांट में क्या है, प्रोटीन चला गया है। लेकिन अब इस प्लांट को कौन खाएगा, इस प्लांट को खाएगा एनिमल। तो अब नाइट्रोजन किसके अंदर गया, एनिमल की बॉडी में गया। तो आपको समझ में आया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट से कहाँ आ जाता है, एनिमल की बॉडी में आ जाता है। अब एनिमल जो है वो डिकम्पोज होते हैं, यानी कि उनकी डेड बॉडी भी बनती है कई बार, ठीक है। एनिमल की डेड बॉडी भी गिरेगी या वो वेस्ट निकालेंगे, एक्सक्रीटा निकालेंगे, तो उनकी बॉडी से फिर क्या निकल जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो प्रोटीन टूटता है किसमें, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। तो दोबारा से अमोनिया किसमें आ गया, सॉइल के अंदर आ गया, क्योंकि वेस्ट भी सॉइल पे गया है और डेड बॉडी भी सॉइल में गई है। तो ये अमोनिया जो है वो सॉइल में चला गया। अब ये जो अमोनिया है दोबारा से फिर से वही राइजोबियम बैक्टीरिया इसका हाइड्रोजन हटाएगा, ऑक्सीजन लगाएगा और फिर से प्लांट में एंटर। तो बेटा ये साइकिल पूरी क्या हो जाती है, रीसाइकिल हो जाती है, बार बार ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें और बता दूं मैं आपको, अभी तो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, फिर नाइट्रिफिकेशन देखा, ये H को हटा के O लगाया, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो वेस्ट है अमोनिफिकेशन के तौर पे बॉडी से अमोनिया निकाल रहा है, ठीक है। अब इसमें एसिमिलेशन मैंने बताया ना कि N2 जो है, NO3 जो है वो अंदर जाएगा प्लांट के, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एसिमिलेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें एक और प्रोसेस है, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। और वो क्या है बच्चों, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं सॉइल में जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसके ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ठीक है। और सिर्फ नाइट्रोजन गैस जो है वो कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो आप देखिए, एटमॉस्फेयर से ली हुई चीज दोबारा एटमॉस्फेयर में चली गई। उस प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया तो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, और कुछ बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और फिर अपन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।